नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लॉटरी। ये मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे। किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा, 10-5 हजार उसे दे देंगे, इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी। एक एक कोने की, पीरू और ब्राजील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में से न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहां के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता व चचा के नाम रुपए आए तो 5 हजार से ज्यादा का डोल नहीं। अम्मा के नाम आए तो वो 20 हजार मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आए तो उसके हाथ धोला भी न लगेगा। वह आत्म अभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुस्तकालय के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। वह कहता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदना था। हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम की न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साझा न करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज न थी। हम दोनों साथ में मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि उन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए। वह भी जूतियां चटका रहे थे। हमने वहां हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थीं। हमसे जितना चाटने बना चाटा, उसका सब निकाल लिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछकर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए वह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आधा घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की न थी। यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम इसी में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो खर्च न करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50 हजार रुपए साल के ही तो हुए। 4 हजार महीना कहो। मैं समझता हूँ 2 हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2 हजार में भी तुम शान से रह सकते हो।
जब तक आपने अपने हिस्से में से 2 लाख रुपए मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफी जायदाद है, तुम्हारे सिर पर कोई बोझ नहीं। मेरे सर पर तो गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उसके सूद से उनका काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों से सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम है। 2-2.5 रुपए सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा। दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो, किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही मातबर क्यों न हो। और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रहन लिखवाकर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया, मगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देकर मंजूर कर लिया और बिना किसी पढ़ा लिखी के, जिसके आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाज बर्दारी में बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने उसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन में इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूर से ज्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों के संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आजाद रहेगा, अपने मर्जी से चाहा और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त कोई चौकीदार आपके सर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक। आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो। और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रहेगा। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि कब आप प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया है। मैं जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की। छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिबिल्ली, बड़ी शेख। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ। कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, तुम लोग जो हरदम यहाँ किवाड़ बंद करके बैठे क्या बातें किया करते हो। जब देखो यहीं बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते हो।